आधा छोड़ पूरा को धावे, न आधा मिला न पूरा पावे। मीन्स कि आधा को छोड़कर हम पूरा पाने गए और पूरा भी नहीं मिला और आधा भी गवा बैठे। सेंस यही है कि 20 जगह आप लोग कूदना बंद करिए, एक जगह आइए, एक जगह पढ़िए। अगर आप हमारे यहाँ आए हैं इस समय देख रहे हैं, मीन्स आपने इससे पहले भी ब्लूम का टेक्सोनोमी पढ़ी होगी, फिर भी चीज़ें नहीं क्लियर हुई। एक बार पढ़िए, सटीक पढ़िए, जहाँ से पढ़िए फाइनल पढ़िए। लगे कि हम बेहतर पढ़ा रहे तो हमसे पढ़िए, नहीं तो जहाँ पढ़ सकते हैं वहाँ पढ़िए। ये एग्ज़ाम का टाइम है, इस समय हम देखिए हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, हम वो बातें नहीं बोलेंगे कि जो आपको अच्छी लगे और आप हम हमारे गुण गाओ, नहीं। हम वो बोलेंगे जो आपको दिल पे लगे और आप सीरियस हो जाओ। सीरियस होना सिलेक्शन लेना पर्पस है, टीचरों को घूम घूम के गुण गाना पर्पस नहीं है आपका। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। और आए हैं तो इसको पढ़ के जाइए, देखिए कितना मज़ा आएगा। और आज के बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल एग्जाम दिए हुए हैं, मल्टीपल क्रैक किए हुए हैं, मल्टीपल सिलेक्शन कराए हुए हैं। हमें पता है कि क्वेश्चन कैसे बनाएगा। आ गए हैं तो ये इसको ले करके जाइए, हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर कहीं कूदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएं एक बार पढ़ कर देखिए, आपको वहाँ से कुछ बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, तो शैक्षिक वर्गों का उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, मीन्स इन्होंने दिया था बेंजामिन, ध्यान रखें, बेंजामिन ब्लूम ने। किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने। इनको आप लोग कहते हैं बीएस ब्लूम। याद रहे इस चीज़ को, कितने दिया था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? शैक्षिक मतलब शिक्षा, उद्देश्यों मतलब शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका हमें वर्गीकरण करना, उसको बांटना है। इस पे देखिए, इसका हिस्ट्री बताएं तो बात 1948 की है, जब एपीए का गठन हुआ। एपीए की मीटिंग चल रही थी, गठन नहीं मीन्स मीटिंग चल रही थी। एपीए एसोसिएशन ऑफ नहीं सॉरी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन, मतलब अमेरिकन के साइकोलॉजिस्ट का एसोसिएशन, मतलब एक मीटिंग एसोसिएशन था, उसका मीटिंग चल रहा था 1948 में। उस समय ये बात आई थी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, कि शिक्षा का हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो ये बीएस ब्लूम जो थे, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक। तो इन्होंने इसका वर्गीकरण किया और इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को, जो आप लोग बार बार हर जगह पढ़ते हो, वो क्या कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से किया। कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से किया। पहला किया ज्ञानात्मक, दूसरा किया भावात्मक और तीसरा किया क्रियात्मक। ये नाम तीनों इन्होंने दिया, वर्गीकरण 3 टाइप से दिया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। बट इन्होंने सिर्फ एलोबरेट किया ज्ञानात्मक पक्ष को, इसलिए आप लोग हर जगह पढ़ते हो कि ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष। आप कभी ये नहीं पढ़ोगे कि ब्लूम का भावात्मक और क्रियात्मक। अगर कोई पढ़ाया तो गलत पढ़ाया है, ठीक। क्लियर बता रहे हैं, जो बोले क्लियर बता रहे हैं। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों, कैसे, किस तरह। तो आपको पता है शिक्षा का उद्देश्य का मतलब, शिक्षा का उद्देश्य होता क्या है? शिक्षा का उद्देश्य, जब हम आपको शुरुआत से बैच पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यवहार में परिवर्तन, मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन होना मस्ट है। आपके व्यवहार में परिवर्तन होना मस्ट है, जरूरी है कि व्यवहार में परिवर्तन। तो सोच के देखिए, रटिए नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि दिमाग में घुसेगा। व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, किस किस तरह से हो सकता है, सोच के बताइए। व्यवहार में परिवर्तन क्या ज्ञान के रूप से नहीं होता है? अभी हमको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था, हमें नॉलेज हो गया, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या व्यवहार में परिवर्तन हुआ? आपको ज्ञान के इसके बारे में पूरी फुल्ली नॉलेज नहीं थी, हमारा सेशन लेंगे, हो सकता है कि आपको बेहतर हो जाए ज्ञान। अब इस टॉपिक को लेकर 20 जगह कूदना बंद कर दोगे। हो सकता है हमारी ट्यूनिंग आपको अच्छा लगे, टीचिंग अच्छा लगे, तब हमारे यहाँ ही पढ़ने लगो। अब भटकना छोड़ दोगे। समझ रहे हो चीज़ें? मीन्स कि व्यवहार में आपका परिवर्तन हुआ तो ज्ञानात्मक रूप से परिवर्तन हो गया। देखिए, डेली लाइफ से चीज़ को जोड़कर पढ़ा देना, वही एक अच्छा साइकोलॉजी टीचर का काम होता है। अब दूसरा आपका हुआ भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का अर्थ ये है कि ज्ञान के रूप से चेंज हुआ, अब भाव के रूप से चेंज होगा। ज्ञान के रूप से चेंज हुआ, अब भाव के रूप से चेंज होगा। भाव के रूप से चेंज कैसे होगा वो देखिए।
भाव के रूप से चेंज करने का अर्थ है कि आप अंदर से भावात्मक रूप से होंगे। ज्ञानात्मक रूप से हो गए चेंज, अब भावात्मक रूप से कि आपको हम ऐसा बात बोले जो आपको दिल पे लगे, फिर जोड़ रहे हैं, आपको दिल पे लगा, अब दिल पे लगा, आप फीलिंग से मतलब इमोशन आ गया आपके अंदर कि ये सर इतनी बड़ी बात बोल दी है। जब हमारे लिए सोच रहे तो हम लोग भी सोचे कि हमको हमारे लिए ही बोल रहे हैं। ठीक, मीन्स कि भावात्मक रूप से आपका चेंज हुआ, फिर व्यवहार में परिवर्तन हुआ। हमारा उद्देश्य वही है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। ज्ञान से हुआ, भाव से हुआ, अब क्रियात्मक पद से। अब आप एक्टिविटी करोगे, अब आप बैठोगे, जानोगे कि एग्जाम पेपर सर पे है, कॉपी के लेकर बैठोगे, नोट्स बनाओगे, मन से पढ़ोगे। अब ये घूम घूम के मैराथन के चक्कर में कम पढ़ो। लिमिटेड चीज़ें, पेडोलॉजी का मैराथन हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें जो समझाई जा सकती हैं उसका मैराथन हो सकता है, टैग वर्ड का हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव का हो सकता है। बट आप सोचो कि कंसेप्ट का, पूरे साइकोलॉजी का मैराथन 4-5 घंटे क्या हम लिख के दे रहे हैं, 15 घंटा भी कोई करा दे, सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। इसके लिए चाहिए समय, चाहिए तो आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करो। लास्ट में वो प्रचार प्रसार के लिए मैराथन होता है। हाँ, हिंदी का हो सकता है, वो भी पेडोलॉजी का, संस्कृत का हो सकता है। ये लिमिटेड है, ये शिक्षण से पैदा होती है और उसको समझाया जा सकता है क्योंकि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। पेडोलॉजी का मतलब क्या, शिक्षा शास्त्र तो समझदारी की होती है। अब इसी को समझाने में कितना टाइम लगेगा आप खुद देखिएगा। तो कंसेप्ट होना ज़रूरी है, कंसेप्ट नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग आराम से पढ़िए, एक एक पैर से एक एक कंटिन्यूटी बनते 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 आप मंजिल पे जाते हो। सडनली आप एक दिन के मैराथन से कोई पास नहीं होता है। नंबर का बस 2-4 नंबर का अंतर पड़ेगा, कुछ नहीं, पूरा पढ़िए। तो भावात्मक और क्रियात्मक का हमने क्या बताया कि एक्टिविटी से, कार्य करके, कोई चीज़ करके, अपनी एक्टिविटी बदल करके व्यवहार में आपका परिवर्तन हुआ तो क्रियात्मक पक्ष। तो ब्लूम के 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष होते हैं। चीज़ें क्लियर हुई? किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने दिया था। कब दिया था? 1956 में। देखिए हमने बताया नहीं, 1956 में इन्होंने दिया था। ठीक, अब इनके एक बुक का नाम आता है कि इन्होंने, इनके बुक का क्या नाम था, इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था? सोच लिए? इनके बुक का नाम भी यही था, इनके बुक का नाम ही यही था। इसको बस इंग्लिश में आप कर लीजिएगा। क्या चीज़ ये? टेक्सोनॉमी हो जाएगा वर्गीकरण का, और क्या है, एजुकेशनल हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, एम हो जाएगा। वही चीज़ें हैं, पढ़िए वो जो पेपर में सीधा है। ठीक, अब देखिए टेक्सोनॉमी ऑफ, लिख लीजिए, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, या एम्स, ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एग्जेक्टिव, ये इनके बुक का नाम था। किनके? बीएस ब्लूम के। ये भी पेपर में आपका आता है। ये नॉर्मल चीज़ें थी, बता दी। अब इसके अंदर घुसने जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ब्लूम ने, पहले इस पे हम वर्क करेंगे, किस पे? ज्ञानात्मक पक्ष पे हम लोग बात करने वाले हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का अर्थ हुआ कि एक पिरामिड टाइप का आपको 2 ठे दिख रहा होगा। अब ये 2 ठे क्यों है, कैसे, किस तरह है, वो जानिए। ब्लूम ने ये जो दिया था, ये 1956 में दिया था। ठीक, इसमें क्या था कि इन्होंने ये बताया हमें, देखिए अगर कहीं आपको पिरामिड दिख रहा है ना, मीन्स कि वो एक लेवल की बात कर रहा है, एक वो डोमेन की बात कर रहा है। ठीक, तो ऐसी चीज़ की बात कर रहा है कि वो एक एक लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, उसके जो क्षेत्र होते हैं, डोमेन होता है, एक एक लेवल बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम ज्ञानात्मक, मतलब किसी बच्चे का हम ज्ञानात्मक, मतलब कॉग्निटिव, संज्ञान, मानसिक संज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके ज्ञान देंगे उसको, मतलब ज्ञान की वृद्धि कराएंगे, ज्ञान देंगे उसको, मतलब उसको सबसे पहले नॉलेज देंगे हम। समझिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले क्या देंगे? नॉलेज देंगे। फिर उसको क्या देंगे? बोध कराएंगे। क्या कराएंगे? बोध कराएंगे। फिर उसका वो प्रयोग सीखेगा, फिर उसका वो विश्लेषण करेगा, फिर उसका वो संश्लेषण करेगा, और फिर उसका वो मूल्यांकन कर लेगा। ब्लूम ने ये 6 स्टेज बताए। हम लोग इसको डायरेक्टली याद करते हैं ऐसे: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये याद हो जाता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में ये था, इसको डिटेल बताएंगे। फिर भावात्मक था, क्रियात्मक था।
इसके बारे में बता दें, 3H की फार्मूला होता है। 3H मतलब 3 ठे H रहेगा इसमें, ठीक, 3 ठे H रहेगा। मीन्स एक H का अर्थ होता है हेड, हेड। एक H का अर्थ होता है हैंड, ठीक, और एक H का अर्थ होता है हार्ट। हेड, हार्ट, हैंड मीन्स कि एक जुड़ा होगा हेड यानी कि मस्तिष्क से, जो आपका ज्ञान बताएगा। एक H जुड़ा होगा हार्ट से, जो आपको भाव के बारे में बताएगा। और एक H जुड़ा होगा आपको ये हैंड वाला क्रिया से। मीन्स कि हेड जुड़ेगा, मस्तिष्क जुड़ेगा ज्ञान से, हार्ट जुड़ेगा भाव से, हैंड जुड़ेगा क्रिया से। मतलब 3H का फार्मूला लगाया जाता है। अगर आप सुपर टेट वगैरह में पढ़ोगे तो उसमें एक गांधी जी का 3H का फार्मूला आता है, तो उन्होंने भी यही बताया था। 3H का फार्मूला उन्होंने बताया था, इसको हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं। तो 3H का फार्मूला आप समझ गए कि जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कैसे होगा, कि उसके मस्तिष्क को परिपक्व करेंगे, उसके भाव को उसको भावात्मक रूप से करेंगे, हार्टली से करेंगे और हैंड के रूप से करेंगे। चीज़ें क्लियर हुई? चलिए देखिए, हम इस पे थे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो देखिए, ज्ञान की बात यह है कि हम बच्चे को सबसे पहले ज्ञान देंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में आकलन पढ़ाया था, आकलन पढ़ाया, आकलन का हमने आपको ज्ञान दिया। समझिएगा, आपने आकलन का ज्ञान ले लिया, आप आकलन के बारे में कहीं लिख सकते हो, वो ज्ञान हो गया। कि किसी बच्चे को हमने पढ़ाया, उसने उसका सिर्फ ज्ञान लिया, सिर्फ ज्ञान लिया। जैसे आपने ज्ञान लेते हो, यहाँ से वहाँ जाते हो, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते तो जाना थोड़ा कम हो जाता। तो ज्ञान लोगे आप, तो फिर ज्ञान लेने के बाद अब हो जाएगा कि वो बच्चा उसको समझने लगा। क्वेश्चन बना कि बच्चा ज्ञान लेने के बाद उसको समझने लगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्षमता आ गई। पहला कि बच्चे ने डाटा को लिया, डाटा को ले लिया तो ज्ञान हो गया। अब वो उसको समझने लगा तो बोध हो गया। फिर अब वो उसका क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा। ज्ञान ले लिया, बोध हो गया, अब उसका वो क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा। अब प्रयोग का मीन्स ये है कि हमने आपको बताया आकलन के बारे में, आपको उसका ज्ञान बोध हो गया। अब आप उसको कहीं पे अप्लाई करके आकलन आप खुद से करने लगे, प्रयोग कर लिए। अब उसको प्रयोग करने के बाद अब इतना बेहतरीन आप उसके बारे में हो गए कि अब आप उसका विश्लेषण कर सकते हो। विश्लेषण का अर्थ होता है कि बीस होता है, बी मतलब विखंडन, उसको तोड़ तोड़ के हर एक टूल्स, हमने टूल्स और टेक्निक्स आपको पढ़ा दिए हैं। तो टूल्स का टेक्निक्स का किस टूल का किस टेक्निक से हम जोड़ेंगे तोड़ेंगे, वो आप यहाँ पे सीख लिए हो। ठीक, विश्लेषण करने की क्षमता आ चुकी है। अब आप संश्लेषण करोगे, मतलब विश्लेषण ही होता है, फिर आपका संश्लेषण होता है। तो विश्लेषण का अर्थ यह है कि विश्लेषण के बाद आप जब संश्लेषण करोगे तब का एक कंसेप्ट बन जाएगा। पहले आपने तोड़ करके टूल सोल से आपने आकलन किया, अब आप जब उसको संश्लेषण कर रहे हो, जोड़ रहे हो, अब संश्लेषण करिए तो आपको एक रूल मिलेगा, एक नियम मिल जाएगा कि ये चीज़ें ऐसे फॉलो होती हैं, आकलन ऐसे होता है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब आप पूरी तरह से फिट हो। अब आप उसका क्या कर दोगे? मूल्यांकन। हमने कहा था ना, आकलन के बाद क्या हो जाता है? मूल्यांकन। कितना फिट बढ़िया एग्जाम्पल बैठ गया कि संश्लेषण आपने कर लिया, आकलन कंप्लीट हो गया, आप समझ गए, विश्लेषण कर ले रहे हो, संश्लेषण कर रहे हो, अब आप उसका क्या कर देंगे? मूल्यांकन। और मूल्यांकन हम आपको पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़े हो पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, मतलब कि पहले ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं। ये सबसे लोअर ऑर्डर होता है। अगर हम होते हैं ना कि थिंकिंग स्किल के बारे में, तो सबसे लो स्तर पे आपका ज्ञान होता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं LOTS, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल लिख सकते हो आप। अभी ऊपर लिख देंगे लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लो लेवल का जो ऑर्डर रहता है उसके अकॉर्डिंग थिंकिंग स्किल। ज्ञान, अब किसी को हम सिर्फ ज्ञान दे दिए तो लो ही ऑर्डर है। अब जैसे जैसे वो बढ़ेगा, ऐसे ऐसे वो बढ़ेगा, उसकी थिंकिंग स्किल हर एक चीज़ बदलती जाएगी। तो मूल्यांकन पे जब पहुंचेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यहाँ लिख देते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग
स्किल। क्लियर हुई चीज़ें, समझ में आ रही है? इसको लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल लिख लीजिएगा। सेंस एग्जाम्पल से समझा दिए। अब एक बनता है, अगर आपको ग्रुप में करके दे कि पहले ऐसे ऐसे कैसे होगा, तो आपको ये कि ज्ञान बोध और प्रयोग, ज्ञान बोध और प्रयोग ये तीनों आते हैं LOTS में। अगर देखिए आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे पूछेगा, हम वो भी बता रहे हैं कि पेपर कैसे पूछेगा। कि अगर सिर्फ ये दे बाकी कुछ और दे रहा हो, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअली एक ज्ञान दे, तब पूछे कि लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल कौन सा होता है, तो ज्ञान पे लगाओगे। लेकिन अगर इन तीनों को एक साथ दे दे, कह दे कि उपयुक्त तीनों, तीन ये दे दे, कह दे कि उपयुक्त सभी, तो आप इन तीनों को लगाओगे। ये तीनों के तीनों लो ऑर्डर, अभी देखिए लो ही ऑर्डर पे है ना इसके कंपेयर में। ठीक, इन तीनों को दे दे, ऊपर से दे दे, तो यही तीनों होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, अब इसके बाद अगर इसको मिडिल में भी बांट दिया, उसके पेपर के ऊपर है, तो इसको हम मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल कर देंगे। ठीक, मिडिल का हो जाएगा। और ये आपका हायर तो है ही। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, जितना डीप आप कहोगे हम उतना डीप जाके आपको पढ़ाएंगे। पेपर में जो आपको आएगा वो है, ये डीप नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि देखिए यहाँ देखिए ये नॉलेज दे रहा है, ठीक, ये नॉलेज दे रहा है, ये अंडरस्टैंड दे रहा है, अप्लाइंग दे रहा है, मतलब ये नाउन की बात करता है। ये जो ब्लूम वाला है पुराना वाला, ये नाउन की बात करता है। किसकी बात करता है? नाउन, एक शब्द देता है उसके अकॉर्डिंग करता है। अब देखिए ये इसका रिवाइज वाला है, ये ठीक, ये ब्लूम का है 1956 का, ये इसका रिवाइज हुआ है। ये रिवाइज हुआ था 2001 में। और ये किसने रिवाइज किया था? उनका नाम था एंडरसन। उनका क्या नाम था? एंडरसन नाम था। तो इन्होंने उसको रिवाइज किया और उन्होंने अपना इसी को तोड़ फोड़ करके अपना एक अलग दिया। उन्होंने देखिए कैसे किया, ज्ञान के जगह पर उन्होंने क्या रख दिया? रिमेम्बरिंग। देख समझिएगा, ज्ञान के जगह पर रख दिया रिमेम्बरिंग, बोध के जगह पर रख दिया अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग के जगह पर रख दिया अप्लाइंग। मतलब कि अंडरस्टैंड से भी आप समझते हो और अंडरस्टैंडिंग से भी आप समझते हो। बोध वही है, प्रयोग वही है, विश्लेषण जो है एनालिसिस को इन्होंने कर दिया एनालाइजिंग। समझिएगा, अभी बता रहे हैं। अब देखिए चेंजिंग कहाँ पे किया? ये चारों, ये नीचे का चारों तो सही था, यहाँ तक ये सेम था। अब इनका जो इवैल्यूएशन था, एक मिनट बस, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो इनका संश्लेषण था ना, ये संश्लेषण था, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का टॉप बदलेगा। ये आपका जाएगा क्रिएटिंग में और ये आपका आएगा इवैल्यूएशन में। यही इन्होंने बदल के रख दिया। क्यों बदला, कैसे बदला, उस पे आ रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए कि बदला क्या। बाकी का चार तो सेम रहा दोनों में, ये संश्लेषण उठ के चला गया। अब आप कहोगे सिंथेसिस क्यों नहीं है? सिंथेसिस का उन्होंने नाम दे दिया क्रिएटिंग का। अगर क्रिएटिंग ना लिखा हो या सिंथेसिस लिखा हो तो भी सही होगा, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया था, क्या दिया था? क्रिएटिंग का। और मूल्यांकन को ये लेकर आए सेकेंड लास्ट पे। अब इसको समझ लीजिए आप। पहले देखिए ये है नाउन, ये देखिए सबके अंदर आईएनजी 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 लगा है, मीन्स कि ये है वर्ब, क्रिया। मतलब इन्होंने कहा कि ये करने वाली चीज होगी, क्रिया होगी, डुएबल होगी। और वो क्या था? संज्ञा के रूप में था। पहला बदलाव तो ये आया। क्वेश्चन के ऊपर है, कैसे पूछेगा कि संज्ञा वाली कौन सी है, नाउन वाली कौन सी है। मतलब वो बोल देगा कि संज्ञा वाली कौन सी है, तो 1956 ब्लूम का। और ये पूछ दे कि वर्ब जिसमें डुएबल चीज़ें हैं वो किसकी है, तो एंडरसन का। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आई होप। ठीक, इतने प्यार से ब्लूम टेक्सोनॉमी को इतना लंबा टाइम तक खींचना सब कोई नहीं खींचता। हम आपके कॉन्सेप्ट की बिल्ड कर रहे हैं ताकि आप कोई भी पेपर देने जाओ दोबारा आप इसको देखो, ये नहीं रहे कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा दिए। रिमेम्बरिंग में क्या होगा कि बच्चा वही समझेगा, फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसको अप्लाई करेगा। सेम एग्जांपल से आप उसको देख लीजिएगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, तोड़ेगा। अब देखिए अब ये क्या कर रहे हैं कि वो वहीं पे उसको इवेलुएट कर लेगा। क्या कर लेगा? इवेलुएट बोले मूल्यांकन कर लेगा। और इनका लास्ट वाला स्टेज क्या कहता है कि क्रिएटिंग। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एंडरसन उन्होंने कहा कि क्रिएटिंग में ज़्यादा थिंकिंग लगता है। इनके अकॉर्डिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्रिएटिंग है और ब्लूम के अकॉर्डिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल मूल्यांकन है, सबसे टॉप लेवल की।
समझ में आ रही है चीज़ें? प्यार से बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, समझिएगा। क्रिएटिंग को इन्होंने सर्वे सर्वा माना, एंडरसन ने, और मूल्यांकन उन्होंने। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप इतना काफ़ी है। बाकी और डीप इससे अधिक नहीं पूछेगा। तो आपका क्या कंप्लीट हो गया? आपका ब्लूम वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 3H वाला बता ही दिए, सब कुछ तो हो ही गया। अब आपका बच रहा है भावात्मक और क्रियात्मक। इसको आप लीजिए स्क्रीनशॉट, समझिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लूम वाली सारी वो चीज़ें खत्म हो गई। अब देखिए भावात्मक किसने दिया था? जिन्होंने भावात्मक पक्ष दिया था उनका नाम था क्राथवेल और मारिया। इन दोनों ने दिया था, ठीक। क्राथवेल और मारिया ने भावात्मक पक्ष दिया था। देखिए जैसे उसको हमने बताया, याद नहीं करना पड़ा, जैसे भाव से संबंधित है। तो देखिए घबराइए मत, ये मत सोचिएगा कि ये हम कैसे जाने, ये हम कैसे जाने। इसको भी ऐसे बताएंगे कि आपको जानना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि हाँ ये कैसे ये हुआ, अब कैसे ये हुआ। फिर भी ना आए तो घबराइएगा मत। यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनते हैं। जो कुछ था वहीं तक था, तो जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं तक देख ले। जिसको लगे कि और आगे सीखना है तो यहाँ पे आगे बढ़िए। तो सिम्पसन व हैरी, इसको दिया था हैरी व सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष को दिया था। देखिए ज्ञानात्मक समझ गए कि पहले ज्ञान होगा, फिर बोध होगा, फिर प्रयोग होगा, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। इसमें क्या था? जब देखिए भावात्मक पक्ष में आप जाओगे, जब आप भाव की बात करोगे तो भाव में देखिए हमने कोई चीज़ कहा, हमने आपको अभी उसी पे एग्जाम्पल लीजिए, अभी हमने को ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ा है। तो आप भावात्मक उसको क्या किए? उसको आप ग्रहण किए, हमने बताया। तो आप उसको सबसे पहले भाव की कुछ भी हो, आपके सामने कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई घटना होती है, तब क्या करते हो? उसको ग्रहण करते हो। ग्रहण मीन्स कि रिसीव करते हो, सीधा समझ लीजिए कि इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी साथ लेकर चलते हैं। रिसीविंग से समझ में आ रहा है ना कि आप रिसीव करते हो, किसी भाव को आप रिसीव करते हो। फिर जैसा आपने रिसीव किया, फिर आप उसको रिस्पोंड करते हो, अनुक्रिया करते हो। रिस्पोंड मतलब कि जो पावलो का कुत्ता था क्या करता था? घंटी बजती थी तो जैसे ही खाना आता था वो रिस्पोंड करता था ना, ठीक। तो वही था कि आप भाव के प्रति वो क्या करते हो? रिस्पोंड देते हो। क्या याद करना पड़ा? दोनों। पहले आप कोई चीज़ देखोगे, फील करोगे, तब भाव करोगे। भावों से आप उसको रिसीव करोगे, रिसीव के बाद उसको रिस्पोंड करोगे, और उसके बाद से आप उसका आकलन करोगे, वैल्यूइंग करोगे, वैल्यू दोगे आप उसको कि हाँ अब रिस्पोंड किए तो अब इसका वैल्यू कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। इसको आप उसको आप वैल्यू दोगे। वैल्यू का मतलब होता है कि उसको एक क्या बोलते हैं, एक मूल्य दोगे इस टाइप का कि आप उसको एक समझ लीजिए कि नहीं होता है कि जैसे कि कल था कि रेटिंग वाला, कि हाँ कितना आप उसको महत्व देते हो। वैल्यू का मतलब यहाँ पे महत्व होगा कि कितना आप उसको महत्व दोगे। अब इतना सब के बाद आप उस ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज क्या होता है? ये एक संगठन होता है। जैसे अब स्कीमा के बारे में पढ़ोगे नहीं, स्कीमा के बारे में लोग पता नहीं, उल्टा सीधा सब पढ़ाते हैं। सीधा समझ लीजिए कि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन का वो पैकेट, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन का एक पैकेट होगा जो आप अपने मस्तिष्क में मेंटल स्ट्रक्चर में फिट, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटल स्ट्रक्चर में फिट करना ही स्कीमा होता है। बस यही तोड़ कर लिखना है। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन अलग, और उसको किस में? पैकेट के रूप में। कहाँ पे? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेट के रूप में मेंटल स्ट्रक्चर में। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेट के रूप में मेंटल स्ट्रक्चर में, स्कीमा हो गया, खत्म। बताएंगे उसमें। उन्होंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब कि उसमें क्या होता है कि संगठन करेंगे, फिर उस स्कीमा का हम क्या करेंगे? संगठन करेंगे। और संगठन में दिक्कत होती थी तो अनुकूलन करते थे, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन करते थे। वो भी बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो संगठन करेंगे, क्या वैल्यू कर दिए, रिसीव किए, अनुक्रिया किए, उसको महत्व दिए, फिर उसको अपने अपने यहाँ संगठन कर दिया। क्या कर लिया? संगठन कर लिया। अब खुद बताइए कि अब आप उसको करेक्ट क्या करोगे? करेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू मीन्स कि वो जो महत्व आपने जिसको दिया था उसका आपने संगठन कर लिया। अब आप उसका विशिष्ट चित्रण करोगे, मतलब कि अब आप उसको कहीं पे अप्लाई करोगे। जैसे इसमें था ना कि ज्ञानबोध प्रयोग संश्लेषण विश्लेषण संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन करते थे, तो यहाँ पे क्या करोगे? अब उसको आप अप्लाई करोगे। किस तरह से? करेक्टराइजेशन मतलब अब उसका चरित्र चित्रण टाइप का करोगे कि हाँ उसको विशिष्ट रूप से कैसे हम अपने भावात्मक रूप में लाएं, भावात्मक रूप में उस वैल्यू का यूज कैसे करें। कहीं कोई इमोशनल चीज़ आपने देखा, उसके प्रति आप रिस्पॉन्स किए, फिर उसका अपने महत्व समझा, फिर उसको माइंड में उसको अपने क्या किया? ऑर्गेनाइज कर लिया। और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको आप क्या करोगे? कहीं पे उस मूल्य का कहीं पे आप प्रस्तुत कर दोगे
वापस। चीज़ समझ में आ गई? नहीं आई तो आएगा भी नहीं, बस आपको हम बता रहे हैं। आपके लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर इस क्लास को वो लोग भी देख रहे हैं जो KVS वगैरह देंगे तो उनको तो भाई पक्का ये देखना आएगा ज़रूर। एक बार और देख, 2 बार देख लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। एक बार में हमको भी नहीं आया था तो आप क्या चीज़ हो, सबको आएगा। 1 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज बार बार करोगे आ जाएगा। क्रियात्मक पक्ष, अब इसमें जो कुछ होगा, देखिए इसमें जो हो रहा था भाव के रूप में हो रहा था, उसमें जो हो रहा था ज्ञान के रूप में हो रहा था। अब इसमें जो कुछ होगा वो क्रियात्मक रूप से होगा। क्रियात्मक रूप का मीन्स कि जब बच्चा पैदा होता है, वहाँ से ले लीजिए कि पैदा होता है तो रिफ्लेक्सेस एक्टिविटीज़ करता है। रिफ्लेक्सेस मतलब कि मूल प्रवृत्ति वाली काम करता है, वो सहज अनुक्रिया करता है। मतलब पैदा होते ही रोएगा, हाथ पर चलाएगा। मतलब देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, ज्ञान वाला, नॉर्मल सीधा भाव वाला, देख करके फील करना। इसी तरह से बच्चा पैदा होगा तो क्रियात्मक रूप सारी चीज़ें इसका क्रिया बेस्ड हो जाएंगी। इसलिए हमने कहा ना कि रटाना नहीं पड़ेगा। पैदा होते ही हाथ पैर चलाएगा, अंग संचालन करेगा, मतलब कि वो ऑटोमेटिक हो रहा है। रो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मतलब ये सब प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, रिफ्लेक्सेस कहलाती हैं, रिफ्लेक्सिव टेंडेंसी कहलाती हैं, सहज होते हैं। सहज अंग संचालन ऑटोमेटिक वो करेगा। बाद में बैलेंस करना सीखेगा कि बाद में कितना पटकना है, कितना उठाना है, ये बाद की बात है। पैदा होते ही वो उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होने वाली है। ठीक, अब उसके गाल के पास हाथ ले जाओगे तो मुंह लेकर के ठूसने लगेगा, ये ऑटोमेटिक होने वाली है। ठीक, अब देखिए जब रिफ्लेक्सेस वाला मूवमेंट से कि जब अगला स्टेप, हमने कहा ना कि सब चरणों में होगा, तो जब अगला चरण बढ़ेगा तो बेसिक फंडामेंटल हो जाएगा। मीन्स कि अब उसका जो अंग संचालन होगा, हमने कहा ना कि वो सिलेक्टेड चीज़ों पे करेगा, अब उसका थोड़ा सा मजबूत होगा। ठीक, मतलब फंडामेंटली वो बेहतर हो गया, वो ठीक से खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, मतलब अब ठीक ठाक हो गया पहले से। अब वो ऑटोमेटिक वो नहीं है, ये सहज अपने आप नहीं चल रही, अब उसका उस पर बैलेंस हो गया। तो अब आधारभूत हो गई, मतलब कि बेसिक फंडामेंटल वाला चीज़ें हो गए। अब उसके बाद आएगा शारीरिक योग्यता, फिजिकल एबिलिटी। अब उसने अपने हर तरह के अंग संचालनों पे क्या कर लिया, योग्यता के रूप में उसको अपने काबू में कर लिया। ठीक, कि अब जब तक उसका उस तरह की नीड नहीं होगी वो उस तरह से नहीं बिहेव करेगा। यहाँ पे सिर्फ बेसिक रूप से हुआ है, देख लीजिए यहाँ तो सहज ही था, होता ही रहेगा। यहाँ सिर्फ बेसिक रूप से रुका है, यहाँ अब नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर लिया, वो योग्यता ले लिया कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो ढाल सकेगा। फिर उसके बाद से आया परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब कर देखिए, प्रत्यक्षीकरण को आप ऐसे लेंगे कि जब आप संवेदनाएं पढ़ोगे, प्रत्यक्षीकरण पढ़ोगे, तो पहले आपका जैसे शरीर है ना, ऐसे हमें ना तो कुछ ऐसे हल्का सा ऐसे चुभा, कई साइड से ऐसे चुभा, तो ये जो सेंसरी होंगे ना, तो पहले हमें क्या हुआ, पहले सेंसेशन हुआ। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी त्वचा इंद्रियां ही हैं, ये हमारे मस्तिष्क को क्या भेजी, सूचना भेजी। तो जब इस सेंसेशन को मान लीजिए कि पिन चुभा, तो हमें पता चलेगा कि पिन चुभा है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये जाके वहाँ मैसेज देंगे, तो उस अनुभव को हम पहले से जानते होंगे। ठीक, तो वो उसका हमारा हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। अगर प्रत्यक्षीकरण का आपका टॉपिक है ही नहीं तो हम आपको साइकोलॉजी में पढ़ा देते, है ही नहीं। बस समझ लीजिए कि संवेदना पहले होती है, फिर प्रत्यक्षीकरण होता है। संवेदना हुई, अगर आपने उसके अर्थ को समझ लिया तो आपका क्या हो गया, प्रत्यक्षीकरण कि हाँ मैं इस टच को जानता हूँ। तो उसका बाद क्या होगा कि वो परसेप्चुअल रूप से, प्रत्यक्षीकरण रूप से वो और डेवलप होगा। देखिए डेवलप होता जा रहा है कि नहीं, सहज अंग, फिर आधारभूत, ठीक, उससे थोड़ा सा अच्छा हुआ, फिर शारीरिक योग्यता में हो गया। अब उससे भी अधिक, अब वो स्किन के या फिर किसी भी अंग से देख करके, सुन करके, सूंघ करके वो प्रत्यक्षीकरण कर ले रहा है कि हाँ मैं इस गंध को जानता हूँ, हाँ मैं इस चीज़ को पहचानता हूँ, हाँ मैं इस आवाज़ को सुना हुआ हूँ, तो प्रत्यक्षीकरण कर ले रहा है। अब कौशल युक्त अंग संचालन, अब उसकी देखिए इतना सारा वो डेवलप हो गया, तब उसके अंदर स्किल आ जाएगा। अब आप कहोगे कौशल युक्त अंग संचालन तो पहले भी हो सकता है, नहीं। हम खुद को देखिए कि हम, और हमको देखिए कि हम हैं कि पहले की तुलना में देखिए कि जब हम शुरू में थे तो हमें शारीरिक योग्यता थी, प्रत्यक्षीकरण था, लेकिन हमको अच्छी तरह से टीचिंग कराना ऑनलाइन नहीं आता था, हम ऑफलाइन में बढ़िया पढ़ा लेते थे। वो अनुभव यहाँ हम लेकर आए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगा। लेकिन अब देखिए, अब अंग संचालन कर करके आपको बढ़िया से पढ़ा लेते हैं कि नहीं पढ़ा लेते हैं, हो जाता है ना। तो सीन यही है कि डेली लाइफ से जोड़ करके एग्जाम्पल लीजिए कि अब बेहतरीन तरीके से कौशल युक्त अंग संचालन की कोई प्लेयर है, जैसे इस समय आप देख रहे हो कि सूर्य कुमार यादव खूब बहुत बेहतरीन खेल रहा है, आईवीएस की वर्ल्ड कप भी जीत कर आए। कहने का सीन ये है कि वो अब अपना अंग संचालन जितना बेहतरीन करता है उतना बेहतरीन हम नहीं कर सकते, तो उसने उसमें समय दिया है, तो इसलिए उसका कौशल बेहतर हो गया।
लास्ट वाला आता है आपका सांकेतिक संप्रेषण, कि अब वो इतना बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ गया कि अब उसको बोलने की, इशारा करने, बोलने की, कहने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वो सांकेतिक संप्रेषण मतलब नो डिस्कस कम्युनिकेशन, बिना डिस्कस किए, बिना से वो हर एक चीज़ को समझ लेगा। संकेत करके, संकेत अंग संचालन के द्वारा वो हम कह देगा जैसे कि हाँ प्यास लगी है, भूख लगी है, मतलब बड़े बड़े लेवल पे चीज़ें ये संकेत के माध्यम से चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चलिए ख़त्म हुआ आपका शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। क्वेश्चन इतने ही आने थे, जो आया ना होगा आपके लेवल पे ब्लूम से आएगा, थोड़ा और ऊपर वाले लोग देख रहे होंगे तो उनके लिए यहाँ से चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी सब के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जोड़िए। देखिए हम कल साइंस वाले क्लास में भी आपसे कहे थे कि इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ बेहतर करें, थोड़ा आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। आप लोग जितने लोग हो, इतने लोग ही, अगर आप लोग कुछ नहीं तो अगर आप 2-2 लोगों को शेयर करोगे ना तो आप लोग डबल हो जाओगे। ये मत सोचिएगा कि कंपटीशन में वो लोग आ जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। याद रखिए कि आप टीचर का पेपर दे रहे हो या फिर आप आईएएस का पेपर दे रहे हो। आईएएस को में जो बैठ रहा है ना वो सिंसियर वो भी है, आप भी हो। तो उसमें जो टॉप रैंक आता है ना वो भी सेम कंटेंट पढ़ता है, और जो फेल होकर नीचे आता है वो भी सेम कंटेंट पढ़ता है। आजकल के समय में कंटेंट सबके पास है, टीचर बहुत लोग हैं, कंटेंट सबके पास है। समझा कौन बेहतर रहा है, इसमें भी बहुत अच्छे टीचर हैं, हमसे भी बेहतर टीचर मिलेंगे, हम कुछ से बेहतर होंगे। कहने का सेंस ये है कि सबके पास टीचर और कंटेंट है, बट सब लोग उस चीज़ को नहीं पा सकते क्योंकि सिंसियर नहीं होंगे। और हमसे भी जुड़ करके कई लोग वो हो जाएंगे। आप कंटिन्यूटी बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। आप देखिए, आप उसको हमारा वीडियो दोगे, वो आपको किसी और टीचर को रिकमेंड करेगा, वो किसी और फील्ड में हमसे बेहतर होंगे, आप उनसे पढ़ लोगे। तो आप हमें उनको दिए, आप वो हमें अगर आप बचने की कोशिश करोगे कि हम बढ़िया टीचर ना रिकमेंड करें तो भी आपको नहीं करेगा। तो ज्ञान होता है बांटने वाली चीज़। 1 रुपये का सिक्का है, अगर आप किसी को दे दिए तो आपके पास हाथ खाली हो गया। लेकिन ज्ञान ऐसा चीज़ है कि किसी को दिए तो एक आपके पास था, एक उसके पास भी हो गया। अब 2 ज्ञान हो गए, 2 लोगों के पास हो गए ना ज्ञान। अब एक वो भी आपको दे दिया तो आपके पास भी हो गया, उसके बाद घटेगा नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं शेयर करिए। अगर इसका मत घबराइए कि पढ़ने से लोग कितने समय से पढ़ते आ रहे हैं, 4-4 साल 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, नहीं क्लियर होता है। कोई आता है एक ही बार में निकाल के चला जाता है। तो आप लोग का भी निकलेगा। बस वही हम कहेंगे, शेयर सब्सक्राइब आगे बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए, हमें भी अच्छा लगेगा, मेहनत सार्थक होगा। हम भी संख्या देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, बाकी मतलब अच्छा लगता है, मेहनत और करने का मन करता है। मतलब और आपको बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश, अपना तो पूरा देते हैं, कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करें। आपको रात को 2 बजे आपका क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको हम क्या कर सकें, सुबह में आपको दे सकें। इतना तो बनता है ना कि लोगों को जोड़िए। चलिए ठीक है, इसी सब के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अब तो गुड मॉर्निंग होने वाला है। चलिए ठीक, गुड मॉर्निंग।